नमस्कार, 1 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब सामने आया है। मेरी गिरफ्तारी बीजेपी का मकसद है। केजरीवाल ने हमला बोला बीजेपी पर। मुझे प्रचार से रोकना चाहते हैं, ये भी कहा गया केजरीवाल की ओर से। और देखिए, ईडी के वर्सेस केजरीवाल पर आपका जवाब क्या था। केजरीवाल ने ईडी को चौथे समन का जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने समन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपका जवाब यह है कि केजरीवाल ने ईडी को चौथे समन का जवाब भेजा। बीजेपी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, ये उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से रोकना चाहती है केजरीवाल को। यह भी अपने समन के जवाब में लिखा गया और यह कहा गया कि केजरीवाल आरोपी नहीं है तो फिर समन और गिरफ्तारी आखिरकार क्यों। ये कुछ तमाम बातें थी जो उन्होंने इसमें लिखी। बीजेपी में जाने वाले भ्रष्ट नेताओं के मामले बंद हो जाते हैं, ये भी उन्होंने अपने समन के जवाब में आरोप लगाया। भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव फिलहाल टल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पीठासीन अधिकारी की दरअसल तबीयत बिगड़ गई और इसी वजह से चुनाव टाल दिया गया है। मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम के जॉइंट कमिश्नर ने ये लेटर जारी किया। फिलहाल चुनाव कराने में असमर्थता जताई गई है। पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ने पर यह बड़ा फैसला हुआ कि चुनाव अभी टल गया है। जॉइंट कमिश्नर ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक अभी चुनाव कराने में असमर्थ हैं और यही एक वजह दी गई है कि पीठासीन अधिकारी की तबीयत ठीक नहीं है। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देरी पर हंगामा भी हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों का भारी हंगामा देखने को मिला। नगर निगम के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। चुनाव में देरी पर इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और देखिए काफी ज्यादा भारी हंगामा किया गया और ये नगर निगम के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के धरने की है। इंडिया फ्रंट के पार्षदों ने चुनाव अधर में लटकने की वजह से नारेबाजी और जोरदार हंगामा किया। साडा हाउस है, सानू नहीं रोक सकते अंदर जान तू, लेकिन यही बीजेपी का करना काम है कि बीजेपी की आदत हमेशा के पार्षद भी साथ हैं आपके। हाँ जी, साथ है, सभी साथ हैं। इस लड़ाई में ये जो डेमोक्रेसी का घोटना चाहते हैं, इसमें हम दोनों पार्टियों के साथ हैं। आज चंडीगढ़ में मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने की वजह से चुनाव अधर में लटका है। तो 8 साल से चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो इसमें कुल 35 पार्षद हैं। इनमें बीजेपी के 14, आप के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का 1 पार्षद है। 1 वोट सांसद किरण खेर का है। ताजा हालातों को देखें तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। और मेयर चुनाव टलने पर राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। हार की डर से चुनाव टाल रही है बीजेपी, ये कहना है राघव चड्ढा का। बीजेपी हार रही है, हमारे पास बहुमत है, ये भी कहा गया सांसद की तरफ से। नए पीठासीन अधिकारी आज ही नियुक्त हों। चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी पर जारी हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय है। यही वजह है कि बीजेपी मेयर चुनाव टालना चाहती है। भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है। ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई। राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़े हैं तो दूसरा भेजिए। आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर भारी है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं
कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे और चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आप और कांग्रेस की बैठक भी हुई है। कहा जा रहा है कि सीएम भगवंत मान के आवास पर यह बैठक जारी है। बैठक में पवन बंसल, राघव चड्ढा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। आप और कांग्रेस के पार्षद भी सीएम मान के आवास पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। और आपको बता दें, अगली खबर जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसका 5वां दिन है। राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और आज असम में राहुल गांधी की यात्रा, असम के 17 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। असम में राहुल गांधी की कई रैली होनी है, रोड शो भी होना है। तो पूरे असम में इस वक्त राहुल गांधी का ये रोड शो होगा, जो कि भारत न्याय यात्रा का हिस्सा होगा। तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन की है। राहुल गांधी की यात्रा ने आज असम में एंट्री की। नागालैंड की कांग्रेस इकाई ने असम कांग्रेस को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से होकर असम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि नागालैंड की जो कांग्रेस है वो अपना जो झंडा है भारत का वो अब असम कांग्रेस को सौंप रही है। राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हलवाटिंग नाजिरा एलएसी इलाका है, जोरहाट का असम का। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी के आते ही कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गौरव गोगोई जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि हेमंता सरकार जो यहाँ चल रही है असम में वो कोयला माफिया, ड्रग्स माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया की सरकार है। तो एक सियासी हमला बोलने की शुरुआत कर दी गई है। असम उत्तर पूर्व का एक अहम राज्य है जहां राहुल गांधी तकरीबन 8 दिन रहने वाले हैं। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा 17 जिलों को कवर करेगी। असम में 833 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई रोड शो और जनसभाएं करेंगे। और आप हमारे सहयोगी विक्रांत को सुन रहे थे जो न्याय यात्रा को कवर कर रहे हैं। असम में न्याय यात्रा की ये पहली जनसभा थी। दरअसल राहुल गांधी का असम सरकार पर बड़ा निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में असम सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का उन्होंने आरोप भी लगाया। असम में हुई न्याय यात्रा की पहली जनसभा में राहुल गांधी ने असम सरकार को सबसे भ्रष्ट बताया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। असम की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि वो लगातार जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उम्मीदों से ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। आपने यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से नागालैंड में चलाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब मुझे लगता है कि आसाम में वैसा ही रिस्पांस, बहुत गहरा प्यार भरा रिस्पांस हमें मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट आज जारी किया। भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की गई है। डाक टिकट में राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और मां शबरी प्रतीक में सूर्य की किरणों और चौपाई की सोने की पत्ती भी शामिल है। तस्वीरें राम जन्मभूमि मंदिर पर जारी की गई स्मारक डाक टिकटों की है। पीएम मोदी ने भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की। 48 पेज की इस पुस्तिका में 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। इस पुस्तक में राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जी, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर जारी की गई डाक टिकट शामिल हैं। सूर्य की किरणों और चौपाई की सोने की पंक्तियां इस पुस्तक को और भव्य बनाती हैं। तो इस पुस्तक में 20 देशों के जारी किए गए राम मंदिर के डाक टिकट भी शामिल हैं। इन डाक टिकटों के साथ पीएम मोदी का एक खास संदेश भी जारी किया गया। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है।
राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान चल रहे हैं। इसी के तहत आज सभी देवी देवताओं का आह्वान भी किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान जारी है। 16 तारीख से शुरू होकर 7 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज है पूजन प्रारंभ। आज गणेशांबिका पूजा और हमारा यज्ञशाला पूजा, गौरी गणेश और वरुण कलश, सारे आज आह्वान और पूजन होगा। आज सारे देवी देवताओं का। इसके बाद गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त पुण्य हवाचन, मातृका पूजन, वसुरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, मधुपर्क पूजन, मंडप प्रवेश, मूर्ति का जलाधिवास, गंधाधिवास, सायंकालिक पूजन और आरती होगी। जो अर्चक है, ये कितने वो सब जो 121 अर्चक है, वो लोग सब लोग शामिल रहेंगे, क्योंकि ये एक छोटे, इससे पहले जो संस्कार थे उसमें भीड़ भाड़ भी ना हो, इस दृष्टि से बहुत सी चीज़ होता है। इस दृष्टि से हमने एक टीम बनाई है, अलग अलग टीम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इस जो आप मंडप प्रवेश है, आज 121 सारे ब्राह्मण रहेंगे, सारे अर्चक रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रामलला आज गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले राम मंदिर में किस तरह की तैयारी चल रही है, बता रहे हैं TV9 संवाददाता कुमार कुंदन। ये वो जगह है जहाँ पे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 2 चरणों में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ मंदिर निर्माण और दूसरी तरफ पूजा पद्धति। तो सामने में जो देख रहे हैं आप, उस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ जो है निर्माण की पद्धति चल रही है। तो ये टॉप एंगल शॉट TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और उसमें 2-3 बातें बहुत अहम है। आज से जो प्राण प्रतिष्ठा को लेके मूर्ति का आगमन हुआ, उसके बाद जलाधिवास और तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। टेंट वगैरह बनाया जा रहा है और टेंट के माध्यम से यहाँ पे तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये टॉप एंगल शॉट TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और ऊपर गुंबद को उस दिन ढका जाएगा, क्योंकि ये अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको कपड़े से ढका जा रहा है ताकि 22 तारीख से पहले मंदिर एक ढांचा में दिखे और खूबसूरत दिखे। तो ये पूरी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान नदियों के आसपास के इलाकों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश विदेश से करीब 8,000 VVIP मेहमान शामिल होंगे। नदियों के आसपास के इलाकों की सुरक्षा पर पुलिस की खास नजर रहेगी। इसी कड़ी में सरयू नदी पर फ्लोटिंग पुलिस बूथ बनाया गया है, जिसे रिवराइन कंट्रोल रूम का नाम दिया गया है। सरयू नदी का पुलिस घाट शुरू हो चुका है और गुप्तार घाट का बनाया जाने वाला दूसरे पुलिस बूथ भी जल्द शुरू होने जा रहा है। जो भी हमारा रिवराइन एरिया है उसको बीट्स में बांट करके हमारे द्वारा मोटर बोट से पेट्रोलिंग एवं जो बाहर का हमारा रोड वाला एरिया है उस पर मोटरसाइकिल बीट्स बना करके पेट्रोलिंग की जाएगी। उन्हीं सब की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए रिवराइन कंट्रोल रूम बनाया गया, जो कि एक हमारा आरती घाट के सामने बनाया गया और एक हमारा आगे गुप्तार घाट पे आएगा। और 190 ऐसे पुलिस मित्र हैं या सरयू प्रहरी कह लीजिए, जो हमारे स्थानीय गोताखोर व नाविक हैं, उन सबको साथ लेकर के हमारे द्वारा सूचना संकलन करके रिवराइन सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, आपदा की हालत में इन पुलिस बूथ में तैनात 190 गोताखोर मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट मोड में रहेंगे। वही कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे VVIP मेहमानों के आने जाने से लेकर सिटिंग प्लान रेडी हो चुका है। करीब 10% VVIP मेहमानों के रूट को सुरक्षा के लिहाज से गुप्त रखा गया है। पूरे देश में इन दिनों रामलला के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच अयोध्या पहुंची एक कार इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। अयोध्या की सड़कों से जहां से ये कार गुजरती है, इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसे देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ये कार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल ये कार राम भक्ति में डूबी हुई है। कार पर हर तरफ भगवान राम की तस्वीरों को उकेरा गया है। गुजरात के सूरत से ये दोनों दोस्त मौलिक और सिद्धार्थ इस कार को लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। ऐसे हमने 5 बार यात्रा की है। એટલે ये भारत गौरव विषय राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस विषय पर हमने यात्रा की सूरत गुजरात से इधर अयोध्या की। इससे पहले ही ये कई ऐतिहासिक मौकों पर अपनी कार को उसी दिन की याद में रंग चुके हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखने के लिए रामनगरी पहुंचे राम भक्त इस तरह की गाड़ियों को देखकर बेहद उत्साहित हैं। ये कार हमने ऐसी कारें बहुत देख रहा हूँ कि जो अयोध्या में घूम रही हैं। घूम के अब मैं कानपुर से आया हूँ, मैंने ऐसी कई कारें देखी हैं
कि बाबा शिव, बाबा माता रानी पार्वती, भोलेनाथ और प्रभु रामचंद्र जी के दौर में सारे देवी देवता जो है इस समय जो है पूरी अयोध्या में छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 किलो कुमकुम भेजा जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के नागौर में एक कलाकार ने भगवान राम के भव्य चित्र को उकेरा है। महाराष्ट्र के अमरावती से रुक्मिणी पीठ से रामनगरी अयोध्या के लिए 500 किलोग्राम कुमकुम रवाना किया गया। मंदिर के पीठाधीश्वर राजेश्वर सरकार का कहना है कि ऐसा 500 सालों के रक्त रंजित संघर्ष को याद रखते हुए किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज और विविध अमरावती के संगठनों के द्वारा इस मानस और संकल्प को मैं संकल्प पात्र लेकर और संकल्प कलश लेकर अयोध्या के और मैं आगंतुक होने जा रहा हूँ। और इस अंबाजी के नगरी से श्री हमेशा प्रसिद्ध रहा है। राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रखी जाएंगी ये चरण पादुकाएं और खासतौर पर चरण पादुकाओं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई है। हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इनको बनाया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। और बड़ी खबर बता दें, पटना में सरकारी अफसर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घायल अफसर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किए गए हैं। लालू के करीबी पर अफसर की पिटाई का आरोप है। सिर पर पिस्टल की बट से हमला किया गया। गया में उप नगर आयुक्त के पद पर यह अफसर तैनात हैं। तो सिर पर पिस्टल की बट से हमला किया गया। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो आरोपी है, मारपीट करने वाला है, वो लालू यादव का करीबी बताया जा रहा है। ये तस्वीर गया के डोभी के उप नगर आयुक्त अरविंद सिंह की है। अरविंद सिंह के साथ पटना में मारपीट की गई। घटना बीती रात की है। परिवार का आरोप है कि मारपीट करने वाले आरोपी खुद को लालू यादव का करीबी बता रहे थे। अरविंद सिंह इतनी बुरी तरह जख्मी हुए कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया। रॉड से सब कुछ दिया था उसने। तो ये कौन है नागेंद्र यादव? कौन है ये? हम नहीं जानते नागेंद्र यादव कौन है। वो बोल रहा था कि मेरा तनुज यादव नाम है, मेरा नागेंद्र यादव का बेटा हूँ। हालांकि पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है। 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति उनको जो राहगीर थे उनको दोनों गुटों को बीच बचाव के क्रम में उनके साथ भी मारपीट कर दी गई। घायल व्यक्ति की पहचान अमृत कुमार सिंह के तौर पे हुई है। बीजेपी इस मामले को जंगलराज का उदाहरण बता रही है। घटना को 48 घंटों से ज्यादा हो गए और अभी तक आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि आरोपी नयन यादव और तनुज यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार ने जल जीवन मिशन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक यूपी में 75% ग्रामीणों को शुद्ध जल पहुंचाया जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार अब तक 75% ग्रामीणों तक नल कनेक्शन पहुंचा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध जल मुहैया कराने के इस लक्ष्य को हासिल करते हुए यूपी भारत सरकार की रेटिंग में 75% नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों की 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक कल तक सरकार 1,97,921 घरों तक नल कनेक्शन का काम पूरा कर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से एक परिवार में कम से कम 6 सदस्यों को फायदा होगा। उस लिहाज से तकरीबन 11 करोड़ 87 लाख ग्रामीणों को इस योजना से फायदा हो चुका है। 2023-2024 में 1 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन देकर सरकार पहले ही नया कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। 3 महीने पहले ही सरकार 1 करोड़ से ज्यादा घरों को नल कनेक्शन दे चुकी है। नल कनेक्शन हासिल करने के मामले में सीतापुर पहले नंबर पर है।
और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम अचानक से बदल गया है। 4 धाम समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कई जगह तापमान माइनस में पहुंच चुका है। तस्वीरें बद्रीनाथ और केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी की है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास रुई के फाहे की तरह बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक रहा है। बीते 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर हिमालय के पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। 4 धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं औली में लंबे समय बाद बर्फबारी होने से वादियां बर्फ से सराबोर नजर आईं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में पाला पड़ने से ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अब मैदानी इलाकों में कोहरा छाने का अलर्ट है। आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, औली, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में तेज बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की दिलकश तस्वीरें सामने आई हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से उत्तराखंड में पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं और बर्फ में खेलते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से कुछ सड़कों पर जैम भी लग गया, जिससे यातायात बाधित हुआ है। और उत्तराखंड ही ऐसा अकेला राज्य नहीं जहां पर बर्फबारी हुई। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी की है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार काफी कम बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में देर से ही सही बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं सैलानियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। किधर है अपनी ओल्ड मंक को बाहर निकालो भाई। पूरे श्रीनगर में, पहलगांव में, गुलमर्ग में कहीं पे स्नो नहीं। सिर्फ यही स्पॉट है सिंतन टॉप, जहां आपको मस्त बर्फ मिलेगा। आपका जर्नी सक्सेसफुल होगा। शिमला भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर बेहद खूबसूरत लग रहा है। दरीज, माल रोड, विक्टोरियन चर्च समेत शहर के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगी हैं, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।